तो मिडिल ईस्ट में एक नया और सच कहूं तो बहुत ही विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया है। सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा है और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी जटिल संघर्ष की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इस संघर्ष को समझने की शुरुआत इसकी सबसे दुखद, सबसे भारी मानवीय कीमत से करते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो किसी भी जंग की असली भयावह तस्वीर सामने लाती है। 165 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये कहानी है उन 165 छोटी छोटी बच्चियों की जो मीनाब में अपने ही स्कूल पर हुए एक हवाई हमले में मारी गईं। सोचिए, उनकी उम्र महज 7 से 12 साल के बीच थी और ये सब हुआ सिर्फ 4 दिनों के अंदर। मतलब इस लड़ाई की रफ्तार और इसका दायरा कितना बड़ा है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। अब तक लगभग 800 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस हमले के बाद कहानी का रुख एकदम से पलट गया। ईरान चुप नहीं बैठा। उन्होंने जो जबरदस्त पलटवार किया, उसने समझिए कि पूरे के पूरे इलाके को आग की लपटों में धकेल दिया। हाँ, शुरुआत में ईरान को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उनकी सैन्य ताकत को, खासतौर पर उनकी लंबी दूरी की मिसाइलों को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। जैसा कि इस ग्राफिक में साफ दिख रहा है, ईरान की पहुंच बहुत दूर तक है। मतलब इजराइल से लेकर खाड़ी देशों में बैठे अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सब कुछ उनकी जद में है। और देखिए, ईरान का ये जो जवाब था ना, ये कोई अंधाधुंध गुस्सा नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुआयामी कार्रवाई थी। उन्होंने बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे जैसे सामरिक ठिकानों को तो निशाना बनाया ही, पर साथ ही सऊदी अरब की रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी जैसे अहम आर्थिक केंद्रों पर भी हमला किया। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ये लड़ाई अब कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी। लेकिन ईरान का जो अगला कदम था, वो शायद इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक था। एक ऐसा कदम जिसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं आर्थिक युद्ध की। और इस आर्थिक युद्ध का ग्राउंड जीरो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। अब ये है क्या? ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। इतना संकरा कि जहाज़ों के आने जाने के लिए जो लेन है, वो हर तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। और यही इसकी बनावट इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट बना देती है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। जी हाँ, 20%। पूरी दुनिया की जो टोटल ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई है, उसका 5वां हिस्सा यानी 20% सिर्फ और सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए जरा, बस एक जगह। तो सवाल उठता है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सबसे बड़ी मार किस पर पड़ेगी? खैर, ये चार्ट कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। एशिया, यहां से गुजरने वाला लगभग 90% तेल और गैस सीधा एशियाई देशों को जाता है। इसका मतलब उनकी अर्थव्यवस्थाएं सीधे सीधे खतरे में है। और ईरान की स्ट्रैटेजी देखिए, वो बहुत ही चालाकी भरी है। उन्हें इस रास्ते को बंद करने के लिए कोई बड़ी नेवी उतारने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि इन स्टेप्स में दिख रहा है, उन्हें बस करना ये है कि शिपिंग लेन में कुछ समुद्री माइंस बिछाने का खतरा पैदा कर दें। बस खतरा, और सिर्फ इस खतरे का डर ही इतना काफी है कि इंश्योरेंस कंपनियां जहाज़ों को कवर करने से मना कर देती हैं। और फिर तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां खुद ही अपना ट्रैफिक रोक देती हैं। नतीजा क्या होता है? बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े ट्रैफिक में 80% की गिरावट। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए सवाल पर। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और जब इसका जवाब ढूंढने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो वहां सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन और अराजकता नजर आती है। जरा इन बयानों में टकराव देखिए। जब पूछा गया कि भाई युद्ध क्यों शुरू हुआ, तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं ईरान से आने वाले खतरों को खत्म करने के लिए। ठीक है, पर उन्हीं के विदेश मंत्री रूबियो क्या कहते हैं कि ये एक इजरायली हमले को रोकने के लिए किया गया। मतलब दो अलग अलग बातें। और यही हाल युद्ध के लक्ष्य को लेकर है। एक तरफ शासन परिवर्तन की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, मकसद सिर्फ ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना है। और इस कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए सीन में आते हैं उपराष्ट्रपति पेंस। वो दावा करते हैं कि राष्ट्रपति कोई लंबा युद्ध नहीं चाहते। ये बात तो राष्ट्रपति के खुद के कहे शब्दों से बिल्कुल उल्टी है। तो जब टॉप लीडरशिप ही एक जुबान में बात नहीं कर रही, तो फिर एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? तो इस स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन का नतीजा क्या हुआ?
इसका असर अब पूरी दुनिया में और खुद अमेरिका के अंदर भी साफ दिखने लगा है। अमेरिका इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला खड़ा नजर आ रहा है। और ये बात बहुत अहम है। अमेरिका के जो सबसे करीबी साथी हैं, जैसे कि ब्रिटेन, वो न सिर्फ इस जंग में शामिल होने से मना कर रहे हैं, बल्कि इसकी खुलकर आलोचना भी कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तो साफ साफ इराक की गलतियों की याद दिला दी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ विशेष संबंध के खत्म होने का ही ऐलान कर दिया। और सिर्फ ब्रिटेन ही क्यों, पाकिस्तान, चीन, रूस सब इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। और ये मामला सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं है, खुद अमेरिका के अंदर भी वहाँ की जनता इस युद्ध के सख्त खिलाफ है। रॉयटर्स का एक पोल बताता है कि 73% लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 73%, मतलब हर 4 में से 3 अमेरिकी इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं। और अब ये विरोध सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, ये पहुंच गया है अमेरिकी कांग्रेस तक। वहां वॉर पावर्स एक्ट का हवाला देकर इस युद्ध की वैधता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी अब राष्ट्रपति को अपने ही देश के अंदर एक और पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जो इस पूरे संघर्ष के दिल में है, कि जब कोई जंग बिना किसी साफ वजह के शुरू होती है तो कोई कैसे जान सकता है कि वो कब और कैसे खत्म होगी। और यही अनिश्चितता इस टकराव को इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है, न सिर्फ उन देशों के लिए जो इसमें शामिल हैं, बल्कि हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए।